करता हूं स्टार्ट। अब हम पढ़ेंगे एसएम का लास्ट चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, से यस और नो। एसएम का लास्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे, चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर का नाम था इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है। इस चैप्टर में हम क्या देख रहे थे, इंप्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हैं। तो पहले हमने देखा फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन का रिलेशनशिप, याद है हमने कल देखा था रिलेशनशिप। एक होता है फॉरवर्ड लिंकेज, एक होता है बैकवर्ड लिंकेज, एक होता है फॉरवर्ड लिंकेज, एक होता है बैकवर्ड लिंकेज। जब हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं एज पर दी फॉर्मुलेशन तो वो कहलाता है फॉरवर्ड, और जब हम इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से क्या करते हैं फॉर्मुलेशन तो क्या कहलाता है बैकवर्ड लिंकेज। याद है क्या? फिर मैकेंजीज का अपन ने मॉडल पढ़े थे, ठीक है, उसके अंदर क्या थे 7S थे, ऊपर वाले थे हार्ड एस, नीचे वाले थे सॉफ्ट एस, ठीक है, बस यही था, ठीक है, तुमने रीड कर लिया था। अब एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रैटेजी क्या है बेटा, एक्टिवेशन ऑफ, अब आपने स्ट्रैटेजी पूरी बना ली है, अब उसको जिंदगी में क्या करना है, लागू। सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है, तुम भी अपनी पढ़ाई की पूरी स्ट्रैटेजी बना लेते हो लेकिन अगले दिन उसको लागू करने में हालत खराब हो जाती है। क्या लागू तो बना तो लिया, 5 बजे उठेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे, बीच में 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, पूरा प्लान बना लिया है ना, और अगले दिन 11 बजे सो के उठे, ठीक है क्या। तो एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रैटेजी हमको कैसे करनी है हम ये देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या है, इंस्टीट्यूशनलाइज द स्ट्रैटेजी। इंस्टीट्यूशनलाइज द स्ट्रैटेजी मतलब कि स्ट्रैटेजी को इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनाना, उसको उसके अंदर क्या करना, सेट करना। इसके अंदर दो चीजें आएंगी, पहली चीज आएगी स्ट्रैटेजी कम्युनिकेशन। क्या आएगी, स्ट्रैटेजी कम्युनिकेशन। देखो स्ट्रैटेजी टॉप मैनेजमेंट बनाता है लेकिन इंप्लीमेंट तो सब करेंगे, तो उसको सबसे पहले क्या करने पड़ेगा, ये पूरी स्ट्रैटेजी सबको क्या करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट। और कम्युनिकेट ऐसी करनी पड़ेगी कि सामने वाले को अच्छी लगे और वो खुद उसके लिए सुन के क्या हो, एक्साइट हो। एक होता है स्ट्रैटेजी कम्युनिकेशन। दूसरी चीज क्या आनी चाहिए, स्ट्रैटेजी एक्सेप्टेंस। अगर आपके एम्प्लॉइज ने, आपके लोगों ने स्ट्रैटेजी को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी। बात समझ में आ रही है। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स के बाद समझ में आ रही, पहले आप स्ट्रैटेजी इंस्टीट्यूशनलाइज कर दो, फिर क्या कर दो, एक पूरा प्लान बना दो कि कैसे करना है, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, फेज वाइज इंप्लीमेंट करेंगे स्ट्रैटेजी की, पूरी एक साथ करेंगे। पहले कौन जाएगा, होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच है, उसमें हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना कि यार ऑस्ट्रेलिया को हराना है, तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी कि अगर हम टॉस जीते तो पहले हम क्या करेंगे, बॉलिंग करेंगे तो पावर प्ले में हमको इतने विकेट बना लेना है, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना है, अच्छा अगर ये नहीं हुआ तो ऐसा कर लेना है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी बना ली। पहली बात तो वो स्ट्रैटेजी में पूरी 11 लोग को क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। फिर उसको क्या किया जाएगा, एक्शन प्लान बनाया जाएगा कि पहला स्टेप क्या है, ये है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, किस प्रोसेस में उसको क्या करना है, उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना है। अरे हाँ बोलो ना यार, नहीं आया। ट्रांसलिंग जनरल ऑब्जेक्टिव इनटू स्पेसिफिक। जो स्ट्रैटेजी बनी होगी वो जनरल के हिसाब से बनी होगी, आपको अपने स्पेसिफिक टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स उसके अंदर क्या करने पड़ेंगे, सेट करने पड़ेंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड, नई स्ट्रैटेजी के लिए आपको रिसोर्सेस लगेंगे, तो रिसोर्सेस को मोबिलाइज और एलोकेट करना पड़ेगा, पहले इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा किस किस एरिया में कितने कितने पैसे हैं आपके पास, कैसे कैसे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो अपनी स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सुन रहे हो। फिर उसके बाद क्या है, बस some problems which are encountered in the process of realization as follows. Power play in an organization, each and every department tries to have larger share of the resources at its disposal. The department feels relatively stronger than others if the, मतलब सब लोग चाह रहे हैं कि ज्यादा रिसोर्सेज किसको मिले, हमको मिले, हमको मिले, हमको मिले। ये ज्यादा क्या है, बाहुबली पिक्चर देखी थी, बाहुबली पिक्चर में वो आया था सामने वाला, वो दुश्मन, पहली वाली बाहुबली में वो एक टीम आती है ना, करने, हमला करने आती है, तो हमला करने के लिए उन लोग पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अच्छा अब इनका पर्पस, उसको जीतना तो होता ही होता है, साथ में क्या होगा, जो जिताएगा उसको राजा भी तय किया जाएगा, ठीक है क्या। तो फिर उन लोग वो व्यू बनाते हैं ऐसा कि भैया यहाँ सबसे पहले दीवार खड़ी कर देंगे, ठीक है क्या, और फिर हमला होगा, ये पूरा बताया था। अब उसमें क्या होता है कि दोनों की, वो कौन रहता है, एक रहता है अमरेंद्र और एक रहता है भल्लाल देव। तो भल्लाल देव को फिर रिसोर्सेज का बंटवारा होता है, हर कोई कोशिश करता है कि इसको ज्यादा रिसोर्सेस मिले, और पूरे रिसोर्सेस इसको मिल जाते हैं, भल्लाल इसको टेंट का कपड़ा दे देते हैं और उसको पूरे हथियार दे देते हैं ना। तो बस वही है कि बेसिकली पावर प्ले चलता है, डिपार्टमेंट वाइज भी हर कोई कोशिश करता है कि ज्यादा रिसोर्सेस किसके पास रहे, उसके पास रहे, उसके किसके पास, हाँ उसके डिपार्टमेंट के पास, उसके पास रहे नालायक, ठीक है क्या। फिर क्या है, कमिटमेंट ऑफ पास्ट, क्या क्या, कमिटमेंट ऑफ पास्ट।
पास्ट कमिटमेंट्स ऑन द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद रिगार्ड टू द रिसोर्सेज व्हिच एक्ट्स एज अ हर्डल। पहले क्या किए थे, वादे कर दिए गए थे डिपार्टमेंट, जब तक स्ट्रेटजी बनी नहीं थी तो पहले से कुछ कुछ कमिटमेंट होंगे कि तुमको ये मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। अब नई स्ट्रेटजी बन के आई है तो शायद कमिटमेंट पूरे ना हो पा रहे हो। क्या बात समझ में? तुमको इतने रिसोर्सेज मिलेंगे पर नई स्ट्रेटजी के हिसाब से तुमको उतनी जरूरत नहीं है, या अब अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है। तो पहले तो क्या है, सबको ही चाहता है ज्यादा मिले। दूसरा क्या है, पास्ट में आपने क्या कर रखा था, कमिट कर रखा था कि इतना इतना मिलेगा, जबकि वो हो पा रहा नहीं है। तीसरा क्या है, रेसिस्टेंस टू चेंजेस, हर कोई बदलाव नहीं चाहता। ठीक है क्या, नई स्ट्रेटजी के लिए एक्सेप्टेंस लाना ही सबसे मुश्किल काम होता है। हाँ या ना, फटाफट बोलो। गिव इट अ फुल रीड एज सून एज पॉसिबल, फटाफट रीड करो, फिर अपन स्ट्रक्चरल इंप्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। तो देखना, past commitments on the part of the organization with regard to resources which acts as a hurdle in the optimal resource allocation unless it is not sorted out and settled। क्या मतलब है, पास्ट में कमिटमेंट जो दे चुके हैं उसके हिसाब से रिसोर्स अगर बांटते हैं तो ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पा रहा है, सही एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पा रहा है। सही में दिशा को मिलने चाहिए 5, मान के चलो कोई भी रिसोर्सेज का एक्स नंबर है तो उसको 5 मिलने चाहिए। ठीक है क्या, जबकि मैंने दिशा को पहले वादा कर दिया कि तुमको 8 दूंगा। अब अगर मैं इसको पुराने कमिटमेंट के कारण 8 दे रहा हूं तो सही एलोकेशन नहीं हो पा रहा है। कहीं और जिसको 9 चाहिए होंगे उसको 4 मिल रहे होंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये मिसमैच हो जाता है। ऑप्टिमम एलोकेशन अनटिल एंड अनलेस क्या हो जाए, वो सेटल हो जाए। क्या हो जाए, वो सॉर्ट एंड सेटल। अगर उसको बता दिया जाए देखो ऐसा ऐसा हो गया, ये है ये है, तो अगर सामने वाला मन से मान जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है क्या, the managers in charge of the departments where the resources are not used properly opposes the transfer of resources as they feel that they are neglected। क्या, the managers in charge of the departments where the resources are not used properly, ठीक है क्या, जहां जो मैनेजर अच्छे से रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, अपोजिस द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज एज दे फील दैट दे आर नेग्लेक्टेड, मतलब उनको इंपॉर्टेंस कम की गई, हमारे रिसोर्सेज वहां ट्रांसफर कर दिए गए जबकि तुम सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। पर अपनी गलती आदमी देखता नहीं, अरे नहीं कि हाँ। तीसरा क्या है, रेसिस्टेंस टू चेंज। The organization may turn resistance to change even though it is a loser under changing circumstances because of false ideology। क्या क्या क्या, The organization may turn resistance to change even though it is a loser under the changing circumstances because of false ideology। भले हार रहे हैं लेकिन फिर भी क्या करेंगे, चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे। ठीक है क्या, The organization put best managers to manage a product which are fast declining because of false prestige and sentimental ways of approach। Sometimes organizations want to capitalize on the past glory and their hold over larger resources even though other areas are much more प्रॉफिटेबल। कोई एक धंधा अगर नीचे जा रहा है आप फिर भी उसको कंटिन्यू कर रहे हो सिर्फ अपने ईगो के कारण, सिर्फ अपने किसके कारण, अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के कारण। यार इस बिजनेस से हमने बहुत नाम कमाया, हमने बहुत पैसा कमाया, इसलिए हम उसमें और पैसा लगाते जा रहे हैं, अपने बेस्ट मैनेजर्स को उसी में लगाए जा रहे हैं, जबकि वो मार्केट ही क्या है, डाउनफॉल में। ये किसके साथ हुआ, नोकिया के साथ। जब स्मार्टफोन आ गया था, बेसिक फोन जा रहे थे, गूगल ने सबसे पहले अप्रोच किया था नोकिया को कि आप एंड्रॉयड हमारे में चलाओ। उनने बोला नहीं नहीं हम एंड्रॉयड नहीं चलाएंगे, एंड्रॉयड नहीं हम अपना ओएस बनाएंगे। उनने अपना सिम्बियन चलता था उनका एक, मतलब नोकिया का ओएस होता था सिम्बियन। ठीक है, उन्होंने बोला था हम अपना सिम्बियन ही चलाएंगे, हम उसी को और अपडेट करेंगे, उसको नहीं अडॉप्ट करेंगे। फिर क्या हुआ, सैमसंग ने एंड्रॉयड उठाया, धीरे धीरे पूरे सारे फोन किसमें आ गए, एंड्रॉयड में। तब भी अगर नोकिया समझ जाता इस बात को तो वो वापस कम बैक कर सकता था, लेकिन ईगो, ग्लोरी, यही सारी बातें कि क्यों चेंज करें, क्यों हम आए, हम अपने, हमारा इतना नाम है, हम सबसे बड़ी कंपनी है। तो अब उनने क्या किया, नहीं नहीं हम क्या करेंगे, हम विंडोज फोन ले आएंगे। उनने फिर भी एंड्रॉयड को नहीं उठाया, किसको उठा दिया, विंडोज को। नहीं चला वो भी। क्या बात समझ में आ रही है? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, उनने पास्ट ग्लोरी, पास्ट नाम, बैकलॉग, वो सबको लेते हुए क्या किया, उनने अपने बिजनेस को ही दबा दिया। आज बचा ही नहीं नोकिया कहीं पे। बात समझ में आ रही है? तो रेजिस्टेंस टू चेंज, नहीं आया कि आया, हाँ या नहीं बोलो। अब कोई अच्छा बुलंद आवाज में रीड करने वाला नया आदमी हाथ उठाओ, कौन उठाएगा, कौन पढ़ेगा? पढ़ो मानसी। Organization structure is a pattern in which the various parts of the organization are interrelated and it involves how the organization will be divided and assigned among the various positions
groups, departments, division, etc. And the coordination is necessary to accomplish the organization objective. एक सेकंड, समझ गए ना क्या होता है स्ट्रक्चर? क्या होता है स्ट्रक्चर? अरे जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, एक सीईओ होगा, फिर उसके क्या होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग क्या होंगे, मैनेजर्स होंगे, फिर उसके अंदर एम्प्लॉइज होंगे, क्या कैसा होगा, वो जो पूरी हायरार्की जिसको हम बोलते हैं, क्या बात समझ में आ रही है? तो जो हायर, जैसे हमारी, जैसे तुम यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे क्या हायरार्की है कि जितने भी लॉ सब्जेक्ट्स होंगे, कहीं पे भी पूरे सीएस में कहीं पे भी लॉ सब्जेक्ट होंगे, उनकी कमान मेनली कौन संभालता है? पिंकी मैम और अब साक्षी दीदी मिलके। क्या बात समझ में आ रही है? तो पिंकी मैम और साक्षी दीदी मिलके पूरे लॉ सब्जेक्ट संभालते हैं। जितने भी पूरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन, इवन बोल लो 11-12 अकाउंट्स, कहीं भी प्रैक्टिकल आएगा तो वो कौन संभालता हूं? मैं संभालता हूं। क्या बात समझ में आ रही है? जहां भी मैनेजमेंट आएगा वो कौन संभालते हैं? रॉकी सर। चाहे एकेडमिक्स में मैनेजमेंट हो, चाहे ओवरऑल कोचिंग या इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट हो, ठीक है क्या? एडमिन पूरा कौन संभालती है? रक्कू दीदी समझती है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है, एक तरीके से हायरार्की हो गई ना। और अल्टीमेटली अगर कोई कॉमन डिसीजन लेना है तो मैं, रॉकी सर और पिंकी मैम, हम तीनों मिलकर कॉमन डिसीजन लेंगे, तो वो एक तरीके से हो गया। बात समझ में आई? तो हम दो पोजीशंस में हैं, एक मैं अपनी एकेडमिक पोजीशन में हूं, पिंकी मैम एकेडमिक पोजीशन में, रॉकी सर मैनेजमेंट पोजीशन में, रक्कू दीदी एडमिन पोजीशन में। क्या बात समझ में आ रही है? एट द सेम टाइम हम लोग क्या है, टॉप डायरेक्टर लेवल पोजीशन में भी हैं कि अगर कोई और डिसीजन लेना है बिजनेस के लिए तो वो तीनों मिलके लेंगे। तो ये भी एक तरीके से क्या हो गई, हायरार्की हो गई। ऐसे ही अलग अलग पैटर्न्स हो सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? कि और कोई सीईओ हो जाए, हम मान के चलो एक मैनेजर रखते हैं जो सबका मैनेजमेंट देखे, अब जो रक्कू जी को मैनेज करे, सब कुछ मैनेज करे, तो वो एक नया हायरार्की हो जाएगी। तो ऐसे पैटर्न्स बनते हैं। अभी हम सारे प्रकार के पैटर्न्स पढ़ेंगे आगे, ठीक है? आगे कंटिन्यू कर मानसी। Level of the authority, specialization, information, centralization, decentralization, size of the department, looking of the activity, extent and nature of delegation. There are the two aspects of the organization design, that is differentiation and समझ गए क्या क्या? अगर हम डिपार्टमेंट बना रहे हैं तो हम इस सारी बातों को ध्यान रखें, हमें कितनी लेवल ऑफ अथॉरिटी देनी है, कितना स्पेशलाइजेशन देना है, कितना सुपरविजन देना है, कितना सेंट्रलाइजेशन देना है, कितना डिसेंट्रलाइज करना है, साइज ऑफ डिपार्टमेंट्स क्या होंगे, कौन सी एक्टिविटी कैसी ग्रुप होगी, किस लेवल तक आप क्या कर सकते हो, डेलीगेट कर सकते हो। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, एक है डिफरेंशिएशन और एक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी सब आपस में अच्छे से कनेक्टेड रहे, डिफरेंशिएशन यानी रोल्स अलग अलग सबके अच्छे से बटे हो। हाँ या ना फटाफट बोलो, ठीक है? मानसी कंटिन्यू। is designed according to the need of the मतलब आपका स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। आपकी जो स्ट्रैटेजी बनी है वो एज पर, और क्या होनी चाहिए, जो स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, एज पर स्ट्रैटेजी, या तो फिर स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, एज पर दी स्ट्रक्चर। लेकिन दोनों में मैच होना जरूरी है। आपने बहुत भयंकर स्ट्रैटेजी बना दी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स खोलेंगे, डिविजन खोलेंगे, ब्रांचेस खोलेंगे, और आपके पास वैसा स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो दिक्कत में आएगा आफ्टर ऑल। ठीक है क्या? अगला, relationship between the strategy and the structures can be related in the terms of utilizing structures, for the strategic implementation as the structure is the means to an end and not an end in itself. Recognition of the integration between the strategy and the structure is crucial for the complete understanding of the criteria which underlie the structural design. वही बोल रहे हैं बार बार कि अल्टीमेटली क्या है कि जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, और स्ट्रक्चर इज द मीन्स, ठीक है क्या? स्ट्रक्चर इज द मीन्स टू अचीव द एंड एंड नॉट द एंड। स्ट्रक्चर एक रास्ता है जिस, मतलब अल्टीमेटली पूरा ध्यान लग गया कि एमडी कौन बनेगा, सीईओ कौन बनेगा, डिपार्टमेंट का, इसी में लड़ाई चल रही है। अरे भैया पर्पस वो नहीं है, पर्पस ये है कि काम होना चाहिए, काम के हिसाब से आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर ही अपने आप में सब कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर सिर्फ एक क्या है, तरीका है उस एंड को या उस पर्पस को अचीव करने का। ठीक है आगे, Also dependent on that. ठीक है। Organization structure मतलब क्या होना चाहिए, वो चेंज होने के लिए वो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जेनरिक जेनरिक बातें समझ गए हो? ठीक है क्या? चल अच्छा पढ़ी दे आखिरी पैरा, फटाफट पढ़ते हैं। line and the staff matrix market or the product differentiations can affect the internal communication, interpersonal
relationships, and the other strategic perspectives. Companies with organization system based on the advanced information technology can use the latest IT trends to support and hence implement the strategy. कुल मिला के आप स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन बनाते हो तो उसको आपको स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, या तो फिर स्ट्रक्चर को उस हिसाब से चेंज करना है। और आज के नए प्रकार के स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, नया स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो आपको अगर आईटी वगैरह का सिस्टम्स का कंप्यूटर्स का आप यूज कर सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है? एसी बंद करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है क्या? दूसरा क्या है, जैसे बोलू वर्क फ्रॉम होम आया। अब वर्क फ्रॉम होम आया तो पूरा काम करने का ढंग ही क्या हो गया, बदल गया। अभी तक क्या होता था कि यार मैनेजर है, ये है, जाना है, काम कौन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, टाइम ऑन सिस्टम, कितने बजे आए कितने बजे गए, पूरा तरीका ही काम करने का क्या हो गया, चेंज हो गया। ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर कंपनीज क्या करें, अब लोगों ने नए नए प्रकार के नए नए पैटर्न, नए नए स्ट्रक्चर्स डेवलप किए ताकि इंसान के पास फ्रीडम भी हो और काम भी हो जाए। क्या बात समझ में? दिन भर हमको बैठ के उससे सर के पीछे डंडा लेके भी ना बैठना पड़े, लेकिन एट द सेम टाइम क्या हो जाए, काम भी हो जाए, वो होता है। क्लियर है क्या? हाँ, क्यों जॉब चली गई होगी बेटा, और बढ़ गई जॉब? एचआर की जॉब कैसे जा सकती है? अच्छा मुझे बताओ, एचआर करता क्या है? उसका सिर्फ ये काम नहीं है कि हायर करना, ठीक है, हायर करना, हायरिंग करना, उसके बाद एग्जिस्टिंग जितने लोग हैं उनकी ट्रेनिंग, सब कुछ, मतलब एक इंसान से रिलेटेड एवरीथिंग मैनेज कौन करेगा? एचआर करे, ठीक है क्या? उल्टा हायरिंग तो वर्क फ्रॉम होम में बढ़ गई ना, किसको हायर करना है, किसको नहीं रखना है, क्या करना है, नई हायरिंग की गई, वर्क फ्रॉम होम के लिए की गई। क्या बात समझ में आ रही है? फिर नए नए इश्यूज लोगों को आए काम करने में, क्या बात समझ में? ट्रेनिंग्स दी गई, कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, किसको कितना अप्रेजल मिलेगा, किसको कितना अप्रेजल नहीं मिलेगा, मतलब किसकी सैलरी बढ़ेगी, किसकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, किसको प्रमोशन देना है, किसको प्रमोशन नहीं देना है, ये सब एचआर का भी काम होता है। क्या बात समझ में आ रही है? इसमें एचआर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये काम तो हमेशा रहेगा, मतलब जब तक कंपनियां चलती रहेंगी, जब तक इंसान काम करते रहेंगे, तब तक एचआर डिपार्टमेंट में काम रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये वन ऑफ द सेगमेंट्स है जिसमें कभी काम की कमी नहीं आनी, है ना? हाँ, आप किस लेवल पे एचआर हो, किस लेवल की कंपनी में एचआर हो, एक कंपनी में एक एचआर नहीं होता, पूरी टीम होती है एचआर की। क्या बात समझ में आ रही है? आप एचआर हेड हो या जो भी हो आपका काम है, वो सारी चीजें उसमें रहती है। आई क्या बात समझ में? तुम देखा ना, कंपनी आजकल कैंपेन्स कराती है, पार्टीज कराती है, इवेंट्स कराती है, और ये क्या कहते हैं इसको, हर फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपका ह्यूमन रिसोर्स आपसे इंटरेक्ट, आपके यहाँ रह रहा है। अगर आप उसको सिर्फ वर्क प्लेस बना के रखोगे, आप उसको कोई भी मजा खुशी वो सब नहीं दोगे, तो अल्टीमेटली वो क्या होता जाएगा, डिप्लीट होता जाएगा। क्या बात समझ में आ रही? तो ये भी एचआर डिपार्टमेंट करता है, कौन से इवेंट कराने, कैसे कराने, हर इंसान को प्रॉपर छुट्टी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई इंसान बहुत ज्यादा वोकल है तो वो अच्छी खासी छुट्टियां ले रहा है, दूसरा इंसान कम छुट्टी ले रहा है, तो सबके पास सब कुछ बराबर बैलेंस हो। ये सब काम भी कौन देखता है? कहीं ना कहीं एचआर भी देखता है, मतलब एचआर की पूरी टीम होती है उसमें। समझ गए? अब फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं। एक देखो, नाम देखो पहले, पहला कौन सा है? फंक्शनल। दूसरा कौन सा है? डिविजनल। तीसरा कौन सा है? मैट्रिक्स। चलो मैट्रिक्स में बात आएंगे, पहले फंक्शनल और डिवीजन की बात करते हैं। फंक्शनल में क्या है देखो, एक सीईओ है और सीधे उसके अंदर 4 डिपार्टमेंट्स हैं। एक है फाइनेंस, एक है प्रोडक्शन, एक है पर्सनल और एक है मार्केटिंग। अब प्रोडक्शन के अंदर अगर आपके 5 प्रकार के प्लांट है तो 4 प्लांट के 4 अलग अलग डिपार्टमेंट, बोलो हाँ या नहीं? ठीक है। पर्सनल अगर है तो अलग अलग ब्रांच है, तो अलग अलग ब्रांच के अलग अलग पर्सनल। लेकिन हर चीज का प्रोडक्शन, जैसे ये मान लो प्लांट 1 का एक प्रोडक्शन हेड है, प्लांट 2 का एक प्रोडक्शन हेड है, प्लांट 3 का एक प्रोडक्शन हेड है, ये अल्टीमेटली जाके क्या करेंगे, ओवरऑल प्रोडक्शन हेड को क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। तो मतलब एक सीईओ होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, 4 अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट। फाइनेंस एक फंक्शन है, प्रोडक्शन एक फंक्शन है, पर्सनल एक फंक्शन है, मार्केटिंग एक फंक्शन है, R&D एक फंक्शन हो सकता है, बोलो हाँ या नहीं? ऐसे करके अलग अलग फंक्शन है, हर फंक्शन का एक एक हेड है, उसके अंदर अलग अलग ब्रांचेस है, तो अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से भी लोग रख सकते हैं। हाँ या ना, फटाफट बोलो। अब इसी के अलावा, इसी के अगेंस्ट में एक दूसरा होता है डिविजनल। कैसा होता है? डिविजनल। एक सीईओ है, बोलो हाँ या नहीं? अब उसके अलग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी कोचिंग का एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ चलता है, मान के चलो हमने एक बना दिया 9-10 के लिए एक डिवीजन बना दिया, ठीक है। फिर एक हमने बना दिया कॉमर्स का एक डिवीजन बना दिया, जो 11th एंड 12th, ठीक है क्या। फिर हमने क्या कर दिया, CS के लिए एक डिवीजन बना दिया। फिर हमने क्या किया, CUET के लिए एक डिवीजन अलग बना दिया। बात समझ में आ रही है? अब 9-10th का, अगर ये 9-10 तो चलो क्लासेस हैं,
लेकिन वैसे देखा जाए अगर ये कोई एक प्रोडक्ट होता तो 9th-10th का अपना प्रोडक्शन फाइनेंस HR R&D, 11th कॉमर्स का अपना प्रोडक्शन फाइनेंस HR R&D, CS का अपना फाइनेंस प्रोडक्शन HR R&D, CUT का अपना फाइनेंस प्रोडक्शन HR R&D। अगर यही बिजनेस को मैं पुराने वाले लेवल बनाता तो एक CEO होता, एक ही प्रोडक्शन होता। अब उसके अंदर होते क्या, ये 9-10 का प्रोडक्शन, कॉमर्स का प्रोडक्शन, CS का प्रोडक्शन और CUT का प्रोडक्शन। बात समझ में आ रही है? लेकिन अल्टीमेटली पूरे CUT को देखने वाला कोई एक बंदा नहीं होता, क्योंकि CUT का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यहां पे है, CUT का फाइनेंस डिपार्टमेंट यहां पे है, CUT का HR डिपार्टमेंट यहां पे है, CUT का R&D डिपार्टमेंट यहां पे, ओवरऑल CUT को मैनेज करने के लिए कोई नहीं है। इसलिए इन्हें क्या बना दिया, पहले डिवीजन बना दिए। ये कब करते हैं, जब एक बिजनेस आपका एक लेवल से ऊपर चला जाता है। अब CUT अपने आप में एक डिवीजन हो गया है जिसको अलग से मैनेजमेंट की जरूरत है। सबके एक अलग सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स होंगे, एक अलग सेट ऑफ स्ट्रेटेजी चाहिए होगी। यहां पे तो क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सबके लिए प्रोडक्शन बना रहा है भाई, लेकिन 9-10 के लिए एक स्ट्रेटेजी, और कॉमर्स के लिए एक स्ट्रेटेजी, और CUT के लिए एक स्ट्रेटेजी, CSE सबके लिए एक स्ट्रेटेजी वर्क करेगी, अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। क्यों भैया? क्योंकि सबके अलग अलग मार्केट है, सबके अलग अलग कस्टमर्स हैं, सबका अपना अलग मार्केट पैटर्न है, सबके अलग अलग कॉम्पिटिटर्स हैं, सबके अलग अलग बैच टाइम, बैच साइज, सब कुछ अलग है। के बाद समझ में? तो फिर आप यहां पे क्या बना देते हो, डिवीजन स्ट्रक्चर। कौन सा बना देते हो, डिवीजन। देखो डिवीजन में क्या है, प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 2, प्रोडक्शन 3, प्रोडक्शन 4। फिर हर प्रोडक्शन के अंदर क्या आ जाएगा, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, पर्सनल एंड मार्केटिंग। ये होता है तुम्हारा डिविजनल स्ट्रक्चर। हाँ या ना फटाफट बोलो, अरे हाँ बोलो। अब एक काम करो, कोई एक जन रीड करेगा ऊपर वाला फंक्शनल स्ट्रक्चर, कौन रीड करेगा? करो उसने। अब देखो ना, ऊपर की पूरी कहानी इनने खतरनाक इंग्लिश में बस यही बोला कि वो हमने हर फंक्शन को अलग करके रखा है जो स्ट्रेटेजी के लिए जरूरी है। और वो फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल। ठीक है, आगे। समझिए, फंक्शन के अंदर सब फंक्शंस बन जाएंगे, डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या बन जाएंगे, सब डिपार्टमेंट। मार्केटिंग के अंदर सेल्स अलग हो गया, एडवर्टीजमेंट अलग हो गया, रिसर्च अलग हो गया। ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर हो सकता है पैकेजिंग एक अलग डिपार्टमेंट हो जाए, ठीक है क्या, परचेज एक अलग डिपार्टमेंट हो जाए, ये सब आएंगे प्रोडक्शन के अंदर ही। लेकिन परचेजिंग एक अलग डिपार्टमेंट हो जाए, क्या बात समझ, डिजाइनिंग एक अलग डिपार्टमेंट हो जाए, ऑपरेशन एक अलग डिपार्टमेंट हो जाए, पैकेजिंग एक अलग डिपार्टमेंट हो जाए। हाँ, यही है इस चैप्टर में पूरा, आगे बहुत दूर तक तो रीड ही करना है तुमको, ठीक है क्या। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, देखो मैं पहले साइड रीडिंग पढ़ रहा हूं। पहले क्या है, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर क्या है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, और लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट्स। एक बार लास्ट वाला पॉइंट, फोर्थ वाला पढ़ लो बस, लाइन एंड स्टाफ रीड करो। के बाद सर में लाइन एंड स्टाफ मतलब कि जो नीचे के एम्प्लॉइज हैं और जो ऊपर के है, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट में आपस में क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, जो डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन कर रहा है प्रोडक्शन ही से देख रहा है सालों से, रोबस्ट कोऑर्डिनेशन, इनहैंस्ड मैनेजरियल एफिशिएंसी, मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, फैसिलिटेट्स ट्रेनिंग, इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शंस। क्या बात समझ में आई? हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, यही रहता है कि एडवांटेज बोलते तो वो एडवांटेज एडवांटेज बोलते, डिसएडवांटेज बोलते तो डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज ही बोलते हैं। रोबस्ट कोऑर्डिनेशन हो सकता है, ठीक है क्या, अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं हुआ तो लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। उसने बोला ना कि कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो क्या आएगा, लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन इस वाले डिपार्टमेंट के इस वाले मेथड में क्या है, कोऑर्डिनेशन बेटर हो सकता है, बेटर कोऑर्डिनेशन सब में पॉइंट आएगा। चलो अगला क्या है, ठीक है, रीड कर स्नेहा, कंटिन्यू कर।
रुक जाना, अब डिवीजन से प्रोडक्ट, जैसे मैंने क्या बताया 9 10 11 12 ऐसे डिवीजन बने हैं। कई बार डिवीजन हो सकता है ऐसे ना, एक ही प्रोडक्ट तो पूरे इंडिया में बिकता हो, तो वो क्या करते हैं अलग अलग लोकेशन, जैसे तुम्हारा आईसीएसआई बटा हुआ है, सेंट्रल रीजन, वेस्टर्न रीजन, अरे हाँ ठीक है, वेस्टर्न काउंसिल क्या है कि अब वो एक है सेंट्रल काउंसिल है, वो एक ओवरऑल सेंट्रल होगा, वेस्टर्न रीजन है वहां पे एक हेड बना दिया, वो सबको देख रहा है, उसके अंदर क्या बना दी, ब्रांचेस बना दी, ब्रांचेस के अंदर क्या बना दिए, स्टडी सर्कल्स बना दिए, ऐसे अलग अलग वो क्या करते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। जहां पे स्कोप बढ़ता है वहां पे एक ब्रांच खुल जाती है, वो ब्रांच किसके अंदर आती है, वेस्टर्न रीजन के अंदर आती है। अल्टीमेटली अगर किसी एक ब्रांच को फंड आएगा तो कहाँ आएगा, उसके रीजन से, और उसके पास फंड कहां से आएगा, सेंट्रल से। नहीं आ रही के बस में ऐसे चलता है वो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्या क्या क्या, द ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स आर सो स्ट्रक्चर आर ट्रीटेड एज ऑटोनॉमस सेगमेंट्स ऑफ द बिजनेस। एक डिवीजन को अपने आप में एक इंडिविजुअल बिजनेस टाइप का मान लिया, एक अलग डिवीजन मान लिया, तुम ही इसको चलाने के जिम्मेदार हो कि भैया सेंट्रल लेवल से सेल्स कम आ रही तो क्यों कम आ रही है, क्या है वो, क्यों चल रहा है, वेस्टर्न क्यों बढ़ रहा है, आपको पूरी जिम्मेदारी है, आपकी कॉलर पकड़ी जाएगी, आपसे मीटिंग की जाएगी कि क्यों भैया सेंट्रल में दिक्कत क्यों आ रही है। अरे यार हर एक डिवीजन को अलग माना जाएगा। भूख लग गई है क्या तुम लोग को? नहीं ना, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है फिर आगे क्या है, द कंटिन्यू। हर डिवीजन के पास क्या होंगे, सेपरेट सेट ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? बेसिस ऑफ डिविजनलाइजेशन मैंने आपको बताया, कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट वाइज भी हो सकता है, एरिया वाइज भी हो सकता है, अलग अलग तरीके से हो सकता है। डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफर फॉलोइंग एडवांटेजेस, क्या है, स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है बता चुका हूं मैं। मैनेजमेंट एक्सेप्शन क्या होता है, हर चीज पे फोकस करना। एक्सेप्शन क्या होता है, जहां जहां गलत जा रही है उन चीजों को पकड़ेंगे, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्या बोला, इट एनेबल्स अप्लाई मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एज ईच डिवीजन हैज फुल फ्रीडम, देयर इज गुड स्कोप फॉर इट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। एनहेंसमेंट ऑफ मोरल, केयर ऑफ स्ट्रेटेजिक टास्क, हाई एफिशिएंसी लेवल। हर डिपार्टमेंट, हर डिवीजन को अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, हर फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना एचआर डिपार्टमेंट है, तो ज्यादा मोरल हाई रहता है कि हाँ हमारा अपने अपना, कि मेरे को अपने एरिया को ग्रो करके दिखाना है। ठीक है क्या, दूसरा क्या है, केयर ऑफ स्ट्रेटेजिक टास्क एंड हाई लेवल ऑफ हाई एफिशिएंसी लेवल्स। कॉस्टली फेयर रहता है, खर्चा ज्यादा होता है इसमें, ये बात सच है। कंपटीशन बिटवीन डिवीजन, एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को बीट करने की कोशिश कर रहा है। फिर क्या है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम और चेंजेस ऑफ प्रायोरिटीज। क्या हो सकता है, एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को लगा हराने में, क्या बात समझ में, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। इतना हो गया, इसके बाद मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन अलग से पढ़ेंगे। हाँ या ना बोलो, अभी ब्रेक चाहिए कि कंटिन्यू करना है? कंटिन्यू करना तो भैया पढ़ते हैं ना थोड़ी देर और, क्या दिक्कत है, एक आध इसका मैट्रिक्स भी पढ़ लेते हैं। मतलब नहीं बेटा, ये रीड करने दे रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि घर पे रीड नहीं करना है, घर पे तो रीड करना ही है ना बेटा। बस क्या है कि जो मैं रीड करने के लिए तुमको टाइम देता हूँ 20 मिनट, तुम लोग क्या करते हो 20 मिनट लगा देते हो रीड करने में, है ना, एक पैराग्राफ को रीड करने में, और फिर घर जाके फिर से रीड करते ही हो। मेरे को मैं पूरा जिस्ट बता देता हूं, अब जब मैं सिर्फ जिस्ट बता देता तुमको लगता था अंदर पता नहीं क्या होगा, घर जाके तुम भी ब्लैंक हो जाते हो, भैया जो बताया वो भूल गए, इसलिए अभी तुरंत में रीडिंग हो जा रही है। जो मैं रीड करता था वो एक स्टूडेंट रीड कर दे रहा है, तो क्या हो जा रहा है कि उसकी भी रीडिंग हो जा रही है और सबकी अपने अपने आप में रीडिंग हो जा रही है। अगर बोलोगे तो दूसरा तरीका ये, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तुम लोग आधा आधा घंटा लगा दे रहे थे एक पैराग्राफ पढ़ने में, खूब टाइम वेस्ट कर रहे हैं सब लोग। ठीक है क्या, और ये एक बार की रीडिंग फाइनल रीडिंग नहीं है, घर जाके आपको एक बार रीडिंग करनी ही है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है क्या, चलिए अगला क्या है, और जो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट लगता है उसको मैं खुद रीड करता हूं, जहां मुझे लगता है जो मैं पढ़ा रहा था वो मैं ही पढ़ा रहा हूं, जो मैं यहां पे तुमको खुद से रीड करने दे रहा था वो खुद से रीड ना करने देने के लिए मैं क्या कर दे रहा हूं, किसी एक बच्चे से रीड करवा दे रहा हूं, तो डिसिप्लिन में रीडिंग हो जा रही है। और अच्छी बात यह है कि 3-3 लाइन में मैं समझा भी दे रहा हूं उसको कि क्या लिखा हुआ है हर 3 लाइन में। ठीक है, चलिए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इसको समझो पहले। ये वही वाला है कि नहीं वो देख लूं पहले, ये थोड़ा सा देखो, ये कैसा होता है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2,
प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, ठीक है, प्रोडक्शन, फाइनेंस, HR, मार्केटिंग, ठीक है क्या। अब एक प्रोडक्शन हेड होगा जो सब प्रोडक्ट का क्या देखेगा, प्रोडक्शन, जैसे डिविजनल में था सेम, सबका क्या देखेगा, फाइनेंस, सबका क्या देखेगा, HR, सबका क्या देखेगा, मार्केट। अब एक मैनेजर यहां पे भी होगा M1, वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट का सब कुछ देखेगा। नहीं आ रहा है क्या, एक क्या है, प्रोडक्ट हेड है, एक क्या है, एक क्या है, प्रोडक्ट हेड है, और एक है डिपार्टमेंट हेड है। जैसे ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है ये, बोलो हाँ या नहीं। ये सारे डिपार्टमेंट्स के क्या देखेगा, प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन का राजा है, जैसा डिविजनल था सेम वही है। लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही थी कि भैया इस प्रोडक्ट को अपने आप में देखने वाला कोई नहीं है, तो एक को क्या बना दिया गया यहां पे, प्रोडक्ट मैनेजर बना दिया गया। बोलो हाँ या नहीं कि ये अपने प्रोडक्ट की सारी चीजें भी साथ साथ में देखेगा। प्रोडक्शन होगा इसके हिसाब से फाइनेंस, HR, R&D, लेकिन इसके प्रोडक्ट के बारे में कौन देखेगा, ये देखेगा जो M1 होगा। हाँ या नहीं फटाफट बोलो। इसका फायदा क्या है, एक स्पेशलाइजेशन भी आ गया, जो प्रोडक्शन को सबसे ज्यादा जानता है वो सबका प्रोडक्शन देख रहा है। एट द सेम टाइम अपने प्रोडक्ट को देखने वाले भी एक अलग बंदा आ गया। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत आसान है। बहुत सारे मैनेजर हो गए ना, अब समझो ना, प्रोडक्शन वाले बोलेगा मेरे हिसाब से प्रोडक्शन होगा, ये बोलेगा नहीं मेरे प्रोडक्ट का ऐसे करो, प्रोडक्ट 2 का बोलेगा मेरे प्रोडक्ट का ऐसे करो। क्या बात समझ में आई? तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस क्या है, और ज्यादा। मैट्रिक्स मतलब यहां से भी और यहां से भी, एक है वर्टिकल कंट्रोल और एक है हॉरिजॉन्टल कंट्रोल, तो बन गई मैट्रिक्स। हाँ या ना फटाफट बोलो। इसलिए बोला गया मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कौन रीड करेगा मैट्रिक्स, कौन रीड करेगा, करो उसका। Each project and product becomes with the realization of two-dimensional structure which emanates from two-dimensional authority, that is pure project structure and functional structure. देखो 2 डायमेंशनल बोल दिया, एक है प्योर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, एक क्या है प्योर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, और दूसरा क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको बोला। बोलो हाँ या नहीं, आगे। समझ गए ना कि ये रहेगा, और साथ में ऐसा सा जो मैंने बनाया था वो ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग था कि बात समझ में आ रही है। हर फंक्शनल का वर्टिकल जाएगा और हर प्रोडक्ट में, हर प्रोडक्ट का क्या जाएगा, हॉरिजॉन्टल जाएगा। ओवरऑल क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स। ठीक है क्या, नीचे रीड करो सीधे। ठीक है क्या, इसमें क्या है, dual channels of authority and accountability, and therefore uses 2 forms of horizontal differentiation. Next, समझ गए, आगे। Matrix organization structure offers following advantages. Direct relations, it enhances the direct relationship between matrix organization structure, makes use of dual authority and accountability. डुअल अथॉरिटी ये दो तरीके से चेक हो रहा है एक ही चीज को। ठीक है क्या, फिर क्या है, क्वालिटी डिसीजंस हो पाते हैं, और क्या होता है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। दूसरा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। बोलो हाँ या नहीं। दूसरा क्या होगा, डिलेड डिसीजंस, और क्या होगा, हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन है कि इसको इसके हिसाब से, उसको हिसाब से। एक प्रोडक्शन मैनेजर थक जाएगा हर प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या करते करते, सेटिस्फाई करते करते। बात समझ में आ रही, बहुत ज्यादा लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है। हाँ या नहीं। नेक्स्ट क्या है, सम सक्सेसफुल से रीड कर उसका। The structure seems to have been more popular during 1970s and was deemed more diluted and complex by the 1980s. This is because a matrix structure can result in more horizontal accountability and lack of provision. ठीक है, फिर क्या है, री इन्वेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, ये बचा है। लास्ट लाइन बता दे रहा हूं।
more popular during the 1970s and was deemed to be more diluted and complex by the 1980s. 70s में बहुत प्रचलन में आया, 80s में उसको वो माना गया. This is because a matrix structure can result in more horizontal accountability and lack of cohesion. मतलब हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी ज्यादा हो गई हर एक प्रोडक्ट की. क्या बात समझ में आ रही है? तो वो वही जो कॉन्फ्लिक्ट वाली मैं बात बोल रहा था, वो कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा नहीं आ पाएगा, जिसके कारण उसको क्या माना गया? डी मीनिंग है, सही नहीं माना गया. नहीं कि हाँ फटाफट बोलो, अरे बोलो. चलो एक बार इसको रीड करना है क्या तुमको? खुद से भी करना है कि नहीं करना है? नहीं, घर से करोगे, ठीक है. एक काम करो, अभी मैं 10 मिनट का तुमको ब्रेक दे दे रहा हूं, ठीक है क्या? लंच कर लो, फिर अपन कैरी ऑन करेंगे, ठीक है.